हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। इसमें हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे थे और इसके आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। इसकी फॉर्म्स की बात कर रहे थे हम। फॉर्म्स इसके 2 टाइप होते हैं, रिपोर्ट फॉर्म एंड अकाउंट फॉर्म, प्रतिवेदन प्रारूप और खाता प्रारूप। तो प्रतिवेदन प्रारूप को हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका प्रतिवेदन प्रारूप। इसमें क्या होगा, आपका सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड्स लिखा जाएगा कि फंड्स के सोर्सेज स्रोत क्या क्या हैं। जैसे फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें हमने बात की थी जहाँ कैपिटल पूंजी में वृद्धि हो रही है वो सोर्सेज होगा, और जहाँ कैपिटल वर्किंग कैपिटल में कमी हो रही है वो यूजेस या एप्लीकेशंस होंगे। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से सोर्सेज है और कौन कौन से एप्लीकेशंस है। तो सोर्सेज सारे यहाँ लिखेंगे हम, देन उसका टोटल, और फिर हम लिखेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स या फिर यूजेज ऑफ फंड्स या फिर कोषों के उपयोग। तो इनके उपयोग में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग लॉस आएगा। अगर ऑपरेटिंग लॉस होता है, परिचालनों से हानि होती है तो वो यहाँ आती है, और परिचालनों से लाभ होता है तो वो स्रोत में आता है। उसके बाद ये सारे इसके उपयोग लिखे, देन टोटल किया। इस तरीके से ये बनाया जाएगा। तो प्रतिवेदन प्रारूप में कोष विवरण को 3 प्रकार से तैयार किया जाता है। अब आप ये भी देख लीजिए, शेषफल विधि, स्वकीय संतुलन और समाध्याय। तो हम फर्स्ट बात करते हैं शेषफल विधि का। कोष प्रवाह विवरण की इस विधि के अंतर्गत कोष प्रवाह विवरण को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग में कोषों के स्रोत और उपयोग दर्शाए जाते हैं और इनके बीच का अंतर शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को स्पष्ट करता है। इसे कोष के स्रोत और उपयोग दर्शाने के तुरंत बाद दर्शाया जाता है। ठीक है। द्वितीय भाग में उन कारणों का वर्णन करता है जिनके कारण शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हुआ है। इसे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसमें 2 अतिरिक्त कॉलम और भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि चालू संपत्तियों व दायित्वों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों दायित्वों में परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे वो। तो इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चालू संपत्तियों में वृद्धि तथा चालू दायित्वों में कमी क्या होती है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तो ये क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। और चालू संपत्तियों में यदि कमी होगी और चालू दायित्वों में वृद्धि होगी तो ये कार्यशील पूंजी में कमी यानी कि उपयोग बताता है। तो स्वकीय संतुलन विधि में क्या होगा, इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है सोर्स ऑफ फंड्स बराबर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मतलब सिमिलर है ये दोनों, और इसमें भी कोषों के स्रोत और उपयोग को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, लेकिन कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को दोनों पक्षों में से कमी वाले पक्ष में दिखलाकर दोनों का योग मिला दिया जाता है। जो समाधायी विधि होगी, रिकंसाइलिंग विधि, इसमें क्या होगा, कोष प्रवाह विवरण वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी कि वर्ष के प्रारंभ में जो चालू संपत्तियों में से वर्ष के प्रारंभ में चालू दायित्व घटाने पर जो प्राप्त होगा हमें शुद्ध कार्यशील पूंजी वर्ष के प्रारंभ में यही होगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कौन से, बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो कार्यशील पूंजी के इस प्रारंभिक शेष में कोषों के सभी स्रोतों को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये 2 बार हो गया, ठीक है। और इस योग में से क्या करेंगे, हम सभी उपयोगों को घटा देंगे, कौन से, वर्ष के प्रारंभ वालों को। तो इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे वो वर्ष के अंत में शुद्ध कार्यशील पूंजी को प्रदर्शित करेंगे, और जिनका मिलान हम किस में करेंगे, चालू संपत्तियों कौन सी, वर्ष के अंत वाली, और वर्ष के अंत की चालू दायित्व के अंतर से ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों को बराबर देख लेंगे। देखो ऐसा है, शुद्ध कार्यशील पूंजी वर्ष के जो प्रारंभ में निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे, जो बिगनिंग में आपके क्या होंगे, बिगनिंग वाले क्या बोल रहे थे इसको, हाँ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस तो आपका हो जाएगा बिगनिंग वाली वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस आया उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वर्ष के अंत में शुद्ध कार्यशील पूंजी का प्रदर्शन करेंगे। इससे जो परिणाम होगा उसको हम क्या मानेंगे, वर्ष के अंत की नेट वर्किंग कैपिटल। और इसको कैसे जज करेंगे कि सही है कि गलत है, कि जो वर्ष के अंत की जो CA माइनस CL होगा वो इसके अंतर के बराबर होगा। अब बात करते हैं हम खाता प्रारूप की, अकाउंट फॉर्म की। अकाउंट फॉर्म में क्या होगा आपका, टू एंड बाय वाला, जैसे और P&L वगैरह अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, वैसे ही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टू का प्रयोग या बाय का प्रयोग नहीं होता है। सीधे सीधे सोर्सेस ऑफ फंड्स लिख दिया जाता है एक साइड में, दूसरी साइड में एप्लीकेशंस ऑफ फंड लिख दिया जाता है, और इनका टोटल कर दिया जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित समायोजन आपको करने हैं तो उनमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट आपका आएगा कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि परिचालन से कोषों की गणना। जो लाभ होगा उसको तो हम क्या करेंगे, सोर्सेज में लिखेंगे, और अगर हानि होगी तो उसको हम एप्लीकेशंस में लिखेंगे।
किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचालन से लाभ कोष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। माल की कुल विक्रय से मूल्य में बेचे गए माल की लागत और अन्य व्यय को घटाने से हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध आय या फिर शुद्ध लाभ ज्ञात होता है। लेकिन यह राशि कोष प्रवाह विवरण के क्रियाशील लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसकी गणना करते समय लाभ हानि खाते में बहुत सी मदों का समावेश कर लिया जाता है जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए उस टाइम पर ये समायोजन करने जरूरी हो जाते हैं। अब देखिए, लाभ हानि खाते का प्रारूप इसने दे दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सेल्स ग्रोस प्रॉफिट आ गया। देन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस बाय ग्रोस प्रॉफिट और टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस आ गए। तो और इसके बाद हम देखते हैं नॉन ट्रेडिंग चार्जेस एंड लॉसेस हो गए या फिर बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हो गए, बाय नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स हो गए, रिटर्न ऑफ हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो नेट प्रॉफिट हो गया और नेट प्रॉफिट हो गया। देन ये अप्रोप्रिएशंस बैलेंस सीडी जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा और नेट प्रॉफिट बीडी। तो अगर हम इसको देखें तो कुल क्रियाशील लाभ अथवा व्यापारिक लाभ व्यापारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और शुद्ध लाभ दिया होने पर क्रियाशील लाभों की गणना अव्यापारिक खर्चों और अव्यापारिक लाभों का समायोजन करके की जानी चाहिए, बल्कि की जाती है। अब इसकी गणना के संबंध में 3 स्थितियां हो सकती है। फर्स्ट, जब केवल लाभ हानि खाते या लाभ हानि नियोजन खाते के शेष ज्ञात हो, तो उसमें क्या किया जाएगा? नॉन ट्रेडिंग चार्जेस एंड लॉसेस को क्या किया जाएगा? जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस है और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया और लॉस ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। और बाय बैलेंस बीडी में हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसमें हम बाद में बाय नॉन ट्रेडिंग इनकम्स में लिखेंगे अगर किसी स्थायी संपत्ति के बेचने से लाभ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के बेचने से लाभ हो रहा है या डिविडेंड है और ब्याज है, ये सब हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके अलावा ये सारे समायोजन किए जाएंगे। इनको आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बता दूंगी, तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या मतलब क्या घटाना है और क्या ऐड करना है, ये समायोजन आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एडजस्टमेंट है इनको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। और इस खाते के उसके समायोजन के बाद में फिर इस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात किया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L का, और उसमें ऐड क्या क्या किए जाएंगे आपके, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब। और लेस जो होंगे वो होंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ETC। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा आपका। और अगर मान लो अगर शुद्ध लाभ की राशि दी गई होती है तो फिर क्रियाशील लाभ ज्ञात करने के लिए यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें कुछ समायोजनों को तो जोड़ देंगे और कुछ को घटा देंगे। तो कुछ जो जोड़ी जाने वाली मदें होंगी वो कौन सी होंगी? जिनसे कोषों का आवागमन नहीं होता है, यानी कि जिनको हम गैर कैश कोष मदें कहते हैं। और जैसे कि डेप्रिसिएशन और कृत्रिम और अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन, इनको हम ऐड करेंगे। इनके अलावा गैर व्यापारिक हानि और गैर व्यापारिक प्रभार को भी वापस जोड़ देंगे, क्योंकि इनका संबंध साधारण व्यापारिक क्रियाओं से तो नहीं है, जबकि क्रियाशील लाभ केवल व्यापारिक क्रियाओं से ही अर्जित होता है। इस वजह से इनको तो जोड़ दिया जाता है। और घटा दिया जाएगा, क्या घटा दिया जाएगा? जिनसे कार्यशील पूंजी कोष प्रभावित नहीं होते हैं। और इसमें भी कुछ मदें जो हो सकती हैं वो इसमें दे रखा है, प्राप्त या प्राप्य लाभांश, विनियोग तथा स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, ये सब। अब बात करते हैं कर के लिए समायोजन। इसको क्या करेंगे? इसकी 2 विधियां हैं। प्रथम विधि में क्या करेंगे? आयोजन को लाभों का विभाजन मानकर माना जाता है और ये गैर चालू दायित्व होगा। तो कर के लिए आयोजन की राशि को हम लाभों में पुनः जोड़ देंगे और इसे चालू दायित्व भी नहीं माना जाता। और ये सारे क्वेश्चंस जो है इसी विधि से हल किए गए हैं। सेकंड विधि में जो होगा चालू दायित्व माना जाएगा और आयोजन की राशि को पुनः जोड़ा नहीं जाएगा। प्रस्तावित लाभांश का क्या करेंगे? लाभांश को भी दोनों ही विधियों से कोष प्रवाह विवरण में प्रदर्शित किया जा सकता है। और जो इस बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं या जिस तरीके से आपको करने हैं उसमें गैर चालू दायित्व मानना है लाभांश को, और इसको लाभांश को पुनः लाभों में जोड़ा गया है। चालू संपत्तियों पर आयोजन, जैसे डूबत ऋणों के लिए या स्टॉक में हानि के लिए आयोजन को भी चालू दायित्व माना है। स्थायी संपत्तियों में वृद्धि या कमी,
स्थायी संपत्तियों के क्रय को आप कैसे मालूम करेंगे? कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, करंट ईयर की क्या क्या है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। फिर देन हम उसमें ऐड करेंगे रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और बाद में उसमें लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो उसमें हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स निकाल सकते हैं। और स्थायी संपत्तियों का विक्रय कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्रीवियस ईयर में क्या थी, उसमें से लेस करेंगे फिक्स के कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स करंट ईयर की, और देन कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड निकल जाएगी, और उसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट या फिर डिडक्शन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो सेलिंग निकल जाएगी हमारे पास स्थायी संपत्तियों की। पुनर्मूल्यांकन द्वारा स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। यदि संस्था की स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप संपत्तियों के मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही है, जिससे एक और संपत्ति का मूल्य घटा या बढ़ा दिया गया हो, दूसरी ओर संचयों की उतनी ही राशि हस्तांतरित कर दी गई हो, तो इसे कोषों का स्रोत या उपयोग नहीं समझना चाहिए, तथा इनको क्या करना चाहिए, इन संपत्तियों के मूल्य और संचयों में से पृथक कर देना चाहिए इनको। जैसे यहाँ पे हम ऐसे समझे, ये अभी नहीं दिया हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे हम अब बात करते हैं अप्रकट तथ्यों को समझना। स्थायी संपत्तियों की बिक्री या क्रय से संबंधित कुछ प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। मान लो जिस संपत्ति पर 500 रुपये का मूल्यह्रास का आयोजन हो चुका है और 250 रुपये लाभ देकर 1000 रुपये में बेची गई हो, तो उसकी लागत अप्रकट है। तो लागत को कैसे ज्ञात किया जाएगा? संपत्ति का विक्रय मूल्य प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे और माइनस लाभ की राशि घटा देंगे, यानी कि 1000 रुपये तो उसका क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य है, उसमें मूल्यह्रास जोड़ेंगे और माइनस हम प्रॉफिट करेंगे, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। मिश्र व्यवहार, अंतरिम लाभांश, मूर्त एवं कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन, मूल्यह्रास कोष के स्रोत के रूप में, ये जो सारे एडजस्टमेंट है इनको आपको पढ़ना ही होगा, अदरवाइज ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ये कुछ लाभांश है, इनको ये जो समायोजन एडजस्टमेंट है इनको आपको देखना होगा। मिश्र व्यवहार क्या होता है? कभी कभी एक व्यवहार ही कोषों का स्रोत एवं कोषों का उपयोग दोनों का बोध कराता है। तो ऐसे व्यवहारों यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होगी। जैसे माना कि किसी एक व्यक्ति से 20,000 रुपये की मशीन खरीद कर उसी व्यक्ति के पास उस मशीन को 17,000 रुपये ऋण के लिए बंधक रख दिया हो, तो वह मिश्र प्रकृति का व्यवहार है। तो इसमें क्या होगा? 20,000 रुपये की मशीन का क्रय है तो उपयोग हो गया, और 17,000 रुपये का लोन ले लिया तो ये स्रोत हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट करते समय। अब जो इंटरिम डिविडेंड होगा उसके लिए क्या होगा? ये जो अंतरिम लाभांश होता है वो क्या होता है? चालू वर्ष के मध्य किसी भी समय भुगतान किया गया लाभांश अंतरिम लाभांश होता है। तो सामान्यतः इस प्रकार का लाभांश जब अधिक लाभ अर्जित हो जाता है कंपनी को, तब वो भुगतान करती है इस प्रकार के लाभांश का। और अगर इसका भुगतान नकद में किया जा रहा है तो कार्यशील पूंजी में कमी हो रही है, ये कोषों का उपयोग कहलाएगा। और अगर बोनस अंशों के रूप में किया जा रहा है तो कार्यशील पूंजी अप्रभावित होगी, कोई चेंजेस ही नहीं होगा, तो कोषों का उपयोग ये नहीं होगा। अमूर्त और कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन करें, जैसे गुडविल, एकस्व, ट्रेडमार्क, ये प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा इत्यादि के अपलेखन के संबंध में स्पष्ट सूचना दी हुई होती है। अगर सूचना नहीं दी हुई है तो गत वर्ष के चिट्ठे के में प्रदर्शित मूल्य से चालू वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित मूल्य में कमी है, तो इस कमी को लाभ हानि खाते से अपलेखित मान लिया जाएगा और गैर नगद व्यय के रूप में शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, ये गैर कोष मद यानी कि ये न तो कोषों का स्रोत है और न ही कोषों के साधन है। मीन्स ये सोर्सेज एंड यूजेज या एप्लीकेशंस दोनों ही नहीं है। तो परिचालन लाभ की अगर हम गणना करेंगे तो उस समय से अन्य व्ययों की बात ही लाभ हानि खाते में डेबिट करते हैं, और परिचालन से कोषों की गणना में इसको लाभों में पुनः जोड़ देंगे। और जोड़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है जिससे कोष प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इसको जोड़ दिया जाता है। स्रोत के रूप में इसको हम कैसे मान सकते हैं कि ह्रास के कारण कर योग्य आय कम हो जाती है, जिससे कर दायित्व भी कम हो जाता है, और कर दायित्व में कमी से इसको ह्रास का स्रोत माना जा सकता है। या फिर ह्रास के कारण कोषों में वृद्धि नहीं होती बल्कि बचत होती है, और बचत कोष का साधन मानी जा सकती है। इसके अलावा स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। ह्रास लागत का एक अंग है, इसलिए इसको भी कोषों का स्रोत बन जाता है। ये भी विनियोगों का क्रय विक्रय के संबंध में क्या करेंगे? विनियोगों को चालू और स्थायी संपत्ति दोनों मान सकते हैं। कुछ विनियोग जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो आपके शॉर्ट टर्म होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। तो जो शॉर्ट टर्म होंगे उनको हम चालू में काउंट करेंगे, जैसे विपणन योग्य प्रतिभूतियों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और अल्पकालीन विनियोग है तो उसे चालू संपत्ति, और इनके क्रय विक्रय का समायोजन कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की
जो सूची होगी उसके माध्यम से किया जाएगा। और इनको बेचने पर जो लाभ या हानि होगी उससे कोषों की गणना में समायोजन नहीं किया जाता है। और दीर्घकालीन जो विनियोग होंगे वो स्थायी संपत्ति होंगे, तो उनका तो कोई समायोजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका है पता नहीं कहाँ जा रहा है दिमाग। हाँ, दीर्घकालीन विनियोग स्थायी संपत्ति हैं, तो उनकी बिक्री कोषों का साधन होगी और क्रय कोषों का उपयोग होगा। क्रय एवं विक्रय की राशि ज्ञात करने हेतु विनियोग खाता तैयार किया जाता है और दीर्घकालीन विनियोग की बिक्री पर होने वाले लाभ और हानि को समायोजन लाभों में से घटाकर या जोड़कर कर देना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट आपकी अंश पूंजी और दीर्घकालीन दायित्वों में कमी या वृद्धि की। अगर दायित्वों में वृद्धि हो रही है तो स्रोत माने जाएंगे, जैसे कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। और दीर्घकालीन दायित्वों में कमी या उनका भुगतान कोषों के उपयोग माने जाएंगे। दीर्घकालीन दायित्वों में कमी हो या अगर हम कोई नई शेयर पूंजी का निर्गमन करते हैं तो वो स्रोत होगा, ध्यान रखना। और अगर किसी भी प्रकार के अंशों का शोधन कर रहे हैं, ऋण पत्रों का भुगतान कर रहे हैं, तो फिर वो यूजेस माना जाएगा। तो कमी या वृद्धि की गणना अंश पूंजी खाता और दीर्घकालीन ऋण खाता बनाकर ज्ञात की जाती है। कि अंश पूंजी खाते से हमें पता चल जाएगा अंश पूंजी निर्गमन हुई है या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया है। और दीर्घकालीन ऋण खाते से हमें पता चल जाएगा कि हमने लोन लिया है या लोन का भुगतान किया है। तो लोन लिया है तो वो दायित्वों में वृद्धि हो गई, वो स्रोत हो जाएगा। और अगर उसका भुगतान कर दिया है तो वो कोषों का उपयोग माना जाएगा। लाभ हानि खाते का शेष चिट्ठे में न होना। कभी कभी क्या होता है, लाभ हानि खाते का शेष चिट्ठे में अलग से प्रदर्शित नहीं किया जाता, बल्कि उसे संचय और आदक की राशि में शामिल कर लिया जाता है और उसी को चिट्ठे में दिखा दिया जाता है। इसके अलावा एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संस्था की स्थिति में लाभ हानि या की राशि को पूंजी में ही समाहित कर दी जाती है और चिट्ठे में केवल पूंजी खाते के शेष को ही प्रदर्शित किया जाता है। तो उस टाइम पर परिचालन से कोष की गणना करते समय संचय, मादिक्य अथवा पूंजी खाते में जैसी भी स्थिति हो, उन मदों का समायोजन करना चाहिए जो कि लाभ हानि खाते के शेष में समायोजित की जाती है। यहाँ आपका ये जो चैप्टर है ये थ्योरी रूप में कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल के माध्यम से सोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।